अपने बैंक के किसी भी ब्रांच में जाएं और केवाईसी अपडेट करें और अपनी अनक्लेम डिपॉजिट रकम का दावा करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज़ अहमद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल होते हैं, उन मसाइल के हवाले से हम आपको बाखबर करा देते हैं। और जो सरकार की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें वजूद में लाई जाती हैं, उन स्कीमों के हवाले से भी हम आपको बाखबर कर देते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बाज़ाब्ता तौर एक एक्ट की सूरत में अब हमारे सामने मौजूद है। किस तरह का ये एक्ट है, और अगर हम दीही मईशत की बात करेंगे, दीही लोगों के रोजगार की अगर हम बात करेंगे, ये एक्ट वहाँ पे किस तरह से कारआमद साबित होगा, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। और यहाँ पर हम अपने स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए, ये है हमारे साथ प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी साहब, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी साहब यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए, और आप यहाँ पे आए, आपका इस्तकबाल है, वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू। यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हमारे साथ ये है जनाब नासिर महमूद खान साहब, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर। जनाब नासिर महमूद खान साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। चूँकि हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि आपका आना हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए इम्तियाज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे आप नज़र रखते हैं। जिस तरह से हमने इससे पहले भी बहुत दफ़ा आपके साथ बहुत से मामलात के हवाले से बात की, लेकिन आज हमारे पास जिस तरह से अब ये एक्ट 2025 हमारे सामने आ गया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये एक्ट जो हमारे पास है, हम सबसे पहले मैं आपसे ये तासुर जानना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कोशिश है, जो उन्होंने कहा है कि हमें भारत को विकसित भारत के रूप में देखना है 2047, तो उस हवाले से थोड़ा सा मेरा पहला सवाल आपकी ओर जाएगा, क्योंकि आपने इससे पहले भी इस पर बात की है। तो क्या कुछ हम कर रहे हैं उसकी ओर जाने के लिए, फिर हम दूसरे सवाल पे आ जाएंगे। आपका रिस्पॉन्स प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी साहब। जी फयाज साहब, सबसे पहले मैं आपका और दूरदर्शन टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट किया। जहां तक आपका ये क्वेश्चन है कि क्या कुछ किया जा रहा है, शायद मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन इससे स्पेसिफिक नहीं है, रिलेटेड है, लेकिन पॉसिबली आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ किया जाता है। चलिए, बहुत सारे मतलब ओब्वियसली बहुत सारी चीज़ों पर अलग अलग भी बात हो सकती है कि क्या किया जाता है इन डिफरेंट डोमेन्स में, चाहे अर्बन डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में, या फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं इन द लाइफ ऑफ ए नेशन, इंटरनल डोमेन में, एक्सटर्नल डोमेन में। लेकिन यहाँ चूंकि आज स्पेसिफिकली आपने हमें यहाँ इनवाइट किया है, इस पर्टिकुलर एक्ट जो बिल्कुल क्वाइट रिसेंटली वजूद में आ गया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन साहब की, उसको रिप्लेस किया यूपीए ने। लेकिन यूपीए को अपनी मेजॉरिटी नहीं थी, तो उनको कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने सपोर्ट किया। कम्युनिस्ट पार्टीज ने इस मामले में एक स्टैंड लिया, कांग्रेस का अपना भी था लेकिन उससे ज्यादा, क्योंकि लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट फैक्ट्स कि सीपीआईएम और सीपीआई उनकी तकरीबन 60 उस वक्त थी पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी। तो उन्होंने इस पर काफ़ी प्रेशर जनरेट किया कि एग्रेरियन डिस्ट्रेस है पूरे हिंदुस्तान में, नए पॉलिसीज़ की वजह से और भी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से शुरू हुए,
उससे इकोनॉमिक मॉडल जो इकोनॉमी का मॉडल था एक वेलफेयर स्टेट का जी उसको रिप्लेस किया गया एक उस मॉडल से जिसमें इंडिया को बहुत सारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बनना पड़ा। बिल्कुल सही है। और वो किसी हद तक इस विकसित भारत डेवलप्ड भारत की फ्रेमवर्क में भी आता है, क्योंकि बहुत हद तक स्टेट्स का ये भी देखा जाता है कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, इंटरनेशनल पार्टनरशिप जो है उसमें इनकी क्रेडिबिलिटी और पार्टिसिपेशन किस हद तक है। लिहाजा WTO वगैरह वगैरह की बहुत सारी चीज़ों में उस वक्त वो एक था कि जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी और पर्टिकुलरली रूरल डिस्ट्रेस शुरू हुआ। लिहाजा इस एक्ट पर CPI कम्युनिस्ट लीडर्स और कांग्रेस खुद उन्होंने इस पर एक प्रेशर जनरेट किया कि एग्रेरियन डिस्ट्रेस को और रूरल लाइवलीहुड मिशंस को एक फ्लिप देने के लिए इस एक्ट को लाने की जिस तरह से अभी आपने बात की कि मतलब रूरल लाइवलीहुड की इन्होंने बात की, रोजगार की इन्होंने बात की, गांव देहात में जो हमारे मतलब लोग रहते हैं उनके रोजगार की बात की गई। अभी जो हमारे पास इस वक्त विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 है, आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे किस तरह का एक्ट है और क्या है ये एक्ट, आपका रिस्पॉन्स। देखिए, जो इससे पहले जो जैसे सर ने कहा कि नरेगा जो था उसमें कुछ तब्दीलियां लाई गई, उसमें ख़ास जो इसमें चीज़ है कि जो रोज़गार की ज़मानत है वो वैसे ही है और उसमें अब बढ़ा दिया गया। पहले 100 दिन का जो था कि उजरत की ज़मानत थी, अब 125 दिन की उजरत की ज़मानत है उन लोगों के लिए जो गैर हुनरमंद लोग हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर्स जो काम करना चाहते हैं, काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो इसमें और एक चीज़ जो इस वाले एक्ट में जो एक ऐड किया गया है वो ये है कि इस बार 4 बुनियादी शोबों पे ध्यान दिया गया, जोर दिया गया है, जिसके ज़रिए पायदार और मजबूत जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमें असासे बनाने, देही असासे बनाने उनके लिए, जैसे कि सबसे पहले कि है हमारा जो को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, जो हमारा बुनियादी जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपकी सड़कें रह गई, आपके एसेट्स रह गए, उसके साथ साथ जो हिफाजत है, जो महफूज ये जो है हमारा जो पानी है जी, आबी वसाइल जो है उनकी हिफाजत, तो वाटर सिक्योरिटी, चूँकि हमें देखा कि हमारे देही इलाकों में बहुत सारी जगहों पे पानी के ज़खायर बड़ी कम हो रहे हैं, बहुत जगह पे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से पानी का जो है रोक नहीं पाते हम उनको, बड़ी जगह पे इसकी वजह से बाढ़ आती है, सैलाब आते हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि जिसमें वाटर को हम सिक्योर कर सकें। इस असना में ऑलरेडी जो हमारे देही तरक्याती मिनिस्ट्री की तरफ से एक अमृत सरोवर जो प्रोग्राम था, जिसमें लगभग 68,000 जो हमने वाटर रिसोर्सेज को, वाटर बॉडीज़ को डेवलप किया था, उनको इस्तेमाल करेंगे काश्तकारी को बढ़ाने के लिए। और साथ में जो हमारे ज़खायर हैं, आबी ज़खायर हैं, ज़ैर ज़मीन जो आबाई ज़खायर हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो काश्तकारी है वो बढ़ सके और एक साल में एक के अलावा 2 या 3 फसलें हो सके, ताकि काश्तकारों को और लोगों को उसमें सहूलियत मिले। और उसके अलावा जो इस वाले एक्ट में इस चीज़ पे भी ध्यान दिया गया है कि जो देही माशी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे लोकल मार्केट्स रह गए, हमारी मंडियां हैं और स्टोरेज हैं छोटे छोटे देही इलाकों में, या ट्रांसपोर्ट के जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाना चाहिए, बनाया जाए, ताकि जो माशियत है वहाँ की उसको इजाफा हो सके। इसके अलावा जो एक ज़रूरी चीज़ है, ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट जैसा कि हमने देखा है वो बढ़ रहा है। इसमें जो हमारे पास मौसमी हालात जो हैं, मौसमी जो चेंजेस आती हैं, वो माहौलियाती तब्दीलियाँ आती हैं, उसको रोकने के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है कि जिसमें ये लचक रहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि शदीद मौसम को वो एंड्योर कर सके, बेयर कर सके। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने प्रोफेसर साहब आपने ये बातें सुनी, क्योंकि इन्होंने वजाहत की कि ये जो एक्ट अभी हमारे पास 2025 है, इसमें नई कौन कौन सी चीज़ों को लाया गया है। क्योंकि अगर हम देखेंगे इससे पहले ज़्यादातर ध्यान जो दिया जा रहा था वो ये कि 100 रोज़गार के दिन हमें देने हैं, तो पत क्या बना तिमन कलन करें, सफाई, बाकी चीज़ करें, तो यही काम ज्यादातर तो ये आपने भी देखा होगा। लेकिन अभी जो बात यहाँ पे आती है, यहाँ पे रिसोर्सेज की बात आ गई, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात आ गई। वैसे तो एक साइंटिस्ट, अगर हम
गांव देहात की आबादी को वाकई तौर इस प्रोग्राम के साथ जोड़ेंगे। पहले हम सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, इसके बाद हम क्लाइमेट चेंज पे आएंगे। तो आपको क्या लगता है वैसे थे कि एक साइंटिस्ट, आने वाला वक्त जो है तो किस तरह की तब्दीली देखने को मिलेगी? देखिए फयाज साहब, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये लॉ बना, ये भी एक्ट बना 2005 में, लॉजिकली कोई भी जो डेवलपमेंटल एक्ट होता है, डेवलपमेंटल स्कीम कहिए या एक्ट कहिए या कोई लेजिस्लेशन, किसी टाइम के बाद, और वो भी आजकल के दौर में काफ़ी चेंजेस है, टेक्नोलॉजी का दौर है, काफ़ी चेंजेस आ रही है, और वो चेंजेस, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, रिसोर्सेज पर काफी प्रेशर है। बिल्कुल सही। और ये रिसोर्सेज पर जो प्रेशर है, लोगों के जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स वो बदल रहे हैं। बिल्कुल सही। इंक्रीजिंगली अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रही है, रूरल इकोनॉमी पर काफी स्ट्रेस है। लिहाजा इससे दो राय है नहीं कि इस एक्ट को, इस पूरे इस स्कीम को, फ्रेमवर्क को दोबारा से देखने की जरूरत थी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली नो टू ओपिनियंस ऑन दैट। और लिहाजा इस चीज को लेकर ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 4 वर्टिकल्स खड़ा कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल, ये सब चारों के 4 रूरल डेवलपमेंट के साथ कनेक्टेड है, बल्कि रूरल रिजुविनेशन जिसको आप कहेंगे, या रूरल ट्रांसफॉर्मेशन आजकल, उसके साथ कनेक्टेड है। एक ये कि वाटर रिसोर्सेज का बड़ा मसला है, बहुत सारे वाटर बॉडीज डिसअपियर हुए, ये आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं। वो ये सिर्फ न कि एक ही, बल्कि जो वाटर अबंडेंट सो कॉल्ड स्टेट्स या रीजन्स माने जाते हैं, वहां भी वाटर नाग तो चश्मे छुना बंद जी, हाँ जी, तो ऐसे पता वुच खातून गई पत नागस निशन पता वना आग म्यान वल कोत गो सो आब हमारे पूरे साउथ कश्मीर में उस वक्त तो साउथ कश्मीर में जब ये टनलिंग वालिंग का मामला चल रहा था, तो तत्व बोड़ मसला खड़ा गोमुत कि यह शायद अमे इंफ्रास्ट्रक्चर से गसन वारिया स्प्रिंग्स गई ड्राई अप, वो कंप्लीट, मतलब ये ऐसे सुनने में आया था। एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें फोकस ये है कि इंस्टेड ऑफ यू सी वर्क्स, यू फोकस ऑन एसेट्स क्रिएट, एसेट्स। बिल्कुल सही बात कि रूरल एसेट्स अगर बनेंगे तो, क्योंकि खासा टाइम इसमें लगा स्कीम में कि रोज जो मतलब मान लेते हम कि नरेगा स्कीम्स में जितना भी करना था वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप एसेट्स क्रिएट करते हैं और आपने 4 एरियाज डेलिनेट किए हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं फॉर एग्जांपल, या इसी तरह से जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस इसमें दूसरा है, वाटर रिसोर्सेज है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइवलीहुड रिलेटेड इश्यूज है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है। आप देख रहे तकरीबन 350 फॉरेस्ट फायर्स 2004 लास्ट ईयर में, और इस साल शुरू मतलब के कंक्लूजन में अभी तक वो फॉरेस्ट फायर्स चल रही, और रेन स्ट्रेस्ड भी काफी ये रीजन्स है। लिहाजा ये देखना है कि आप रूरल एरियाज को तब तक ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं कि जब तक आप एसेट क्रिएशन नहीं करेंगे। ये इसका प्लस है, लेकिन एक कॉशन जरूरी लेना है यहाँ पर, और वो इस गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी होगी। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी जगह इस पर मतलब ये इश्यू रेज कर सकते हैं कि महात्मा गांधी का नाम इस स्कीम से क्यों उठाया गया या वापस लिया गया। फिलहाल इस पे हम बात करेंगे कि अभी जो नई चीजें इसमें लाई गई। एक बात जरूरी है कि कहीं फाइनेंस के मामले में, चूंकि ऑलरेडी स्टेट्स जो है, स्टेट्स में फाइनेंशियल मामला जो है काफी टाइट है, एक बात। दूसरी बात, चूंकि ये 60-40 रेशो रखा है इन्होंने, 60-40 रेशो में ये देखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना भी एक है कि फाइनेंसेस के मामले में बहुत सारे वो प्रिकॉशंस इसमें भी लिए गए हैं कि डिजिटलाइजेशन, क्योंकि एक कंप्लेंट आपने देखिए, आप
बात कर रहे हैं फाइनेंस के हवाले से। मैं रिस्पॉन्स आपसे हम चाहेंगे जनाब नासिर महमूद साहब, जिस तरह से अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, क्योंकि एक ख़ास बात की तरफ इन्होंने ध्यान दे दिया कि वो इन्होंने जो फाइनेंस की बात की, अगर हम इससे पहले देखेंगे, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें 60-40 है बाकी रियासतों को, और यहाँ अगर हम यूटी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे इसमें 90-40 है, यानी सेंटर की तरफ से 90% मिलेगा, 10% यहाँ की सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। तो अभी इससे पहले क्या था, थोड़ा तफसील आपसे जानिए। खाली जो हमारा मटेरियल कंपोनेंट में था उसमें 25% का हमें स्टेट की तरफ से था, तो बाकी पूरा ये चूंकि सेंटर सेक्टर स्कीम था, यहाँ पे जो बाकी फंडिंग थी वो सेंटर से थी। अभी 90% मतलब सेंटर की तरफ से मिल रहा है। अभी स्कीम के हिसाब से हिमालयन जो रियासतें हैं या बाकी हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो उनके लिए 90-10% है और बाकी जगहों के लिए 60 और 40 है, और जो लेजिस्लेचर के बिना वाली यूटीज़ हैं उनको एज यूजुअल सारा सेंटर से होगा। अभी जो बात की गई, जैसे नासिर साहब बात की गई कि रिसोर्सेज के हवाले से, वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि अब आपने इसको मतलब अहाते को थोड़ा सा बढ़ाना है जी। अब मुझे लगता है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा अब थोड़ा आगे की तरफ चलना है, क्योंकि ये अब थोड़ा महदूद उधर तक नहीं रहा कि हमने अय्याम कार फराहम करने, पहले तो 100 करने थे, अब इसमें 25 की बढ़ोतरी हुई है, अब 125 अय्याम कार आपको ये करने। अब वो किस तरह उनकी निशानदी होगी उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, आपको क्या लगता है वाटर रिसोर्सेज में क्या करने की जरूरत है? फिर इसी सवाल से हम इनसे रिस्पॉन्स। जी देखिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि हमने इससे पहले ही जो अमृत सरोवर का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो शुरू हो चुका है। उसके अलावा हमारे पास जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग क्योंकि बारिश बहुत सारे सीज़न में एराटिक होती है, बहुत सारे सीज़न में ज़्यादा होती है, दूसरे सीज़न में नहीं होती है, तो उस पर दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आपका फ्लड का जो खतरा है, आपके जो सैलाब वगैरह वो रुकेंगे, और दूसरा है कि जिस वक्त आपको बारिश का फुकदान होगा, पानी का फुकदान होगा, आपके पास वाटर हार्वेस्टेड जो पानी है वो दस्तयाब रहेगा आपाशी के लिए, बाकी ज़रूरियात के लिए। उस सिलसिले में हमारी बहुत सारे महकमों की स्कीमें ऑलरेडी चल रही हैं। जैसे हमारे ज़रूरी महकमों में भी स्कीम्स हैं कि लोग अभी अपने जो खेतों में वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाते हैं और उसके ज़रिए वो पानी को ज़ख़ीरा करके रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तब इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अब हमारे यहाँ पे हाई डेंसिटी का चलन है, यहाँ पे हाई डेंसिटी के लिए आपको पानी की दस्तयाबी ज़रूरी रहती है और मोटर के ज़रिए, ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए तो करते हैं, तो उसके लिए भी जो वाटर हार्वेस्ट करके रखते हैं वो आपको काम आता है। उसके अलावा नॉट ओनली वाटर हार्वेस्टिंग, ये पानी के वजह से जो नुकसानात होते हैं, जैसे हमने कहा कि मौसम की कशीदगी की वजह से कहीं सैलाब आते हैं, बाकी तो डिफरेंट जो सॉइल कंजर्वेशन मैकेनिज़म्स हैं, जो हमारे पास चेक डैम्स बनाते हैं या हमारे पास जो बेंच टेरेसिंग करते हैं लैंड को, बहुत सारे लैंड डेवलपमेंट में हमारे रूरल डेवलपमेंट की जानिब से भी, इस नरेगा में भी ये काम किए जाते थे। तो ये चीज़ें हमें पहले से हम कर रहे हैं और इसमें अब और सूरत आएगी इंशाल्लाह इस नई स्कीम के तहत। तो ये काम चलता रहा है और इससे आगे और बेहतर रहेगा। और जो वाटर बॉडीज़ को रेस्टोर करने का चलन जो अमृत सरोवर के में हमने किया है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जी, अभी हम आपसे इसी सिलसिले में जो रेस्पॉन्स हम चाहेंगे, जैसे अभी हमने रिसोर्सेज की बात की, गांव देहात में हम देखते हैं कि हमारे चश्मे होते हैं, हमारी औरतें जाती हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी अब दो चीज़ें मिल रही हैं इनको लोगों को। एक तो ये मिल रही है कि जैसे इस चश्मे को हमें कहीं पे कवरिंग उसकी करनी है, उसकी हिफाजत रखनी है, उसकी सफाई करनी है। सरकार को अब ये ऐसा भी करना है कि वहाँ पे उनको बाज़ाब्ता उसमें पैसा खर्च करके उसको वहाँ पे उस चश्मे की हिफाजत भी करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का काम जो भी होगा उसमें लोकल्स के लोग ही आ जाएंगे तो उनको वहाँ पे ये मिलेगा। तो ये वाटर रिसोर्सेज का जो सवाल है, जो इनकी हिफाजत है, तो किस हद तक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था कि आप इसको कंसेप्चुलाइज कर लीजिए कि गाँवों में हम किस तरह से ये पैसा जो होगा, स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कि वी शुड अल्टीमेटली बी एबल टू क्रिएट सम इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात। एक दूसरा, वी शुड बी एबल टू क्रिएट एसेट्स, और ये एसेट्स ये भी है चूंकि इकोनॉमी चाहे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, इसमें भी काफ़ी चेंजेस आ रही है, लोगों के जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं,
एप्पल की फॉर एग्जांपल हाई डेंसिटी वगैरह, और इसमें पानी कहाँ कहाँ तक लेना है, हर जगह ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे रूरल एसेट्स को क्रिएट करेंगे। वो इसमें काफी पोटेंशियल है इस स्कीम में, क्योंकि इन्होंने इसको देखकर ओब्वियसली 25 साल के बाद आपका एक एक्सपीरियंस है। अब दूसरी बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, हम क्लोज करना चाहेंगे प्रोग्राम को, वो ये चीज कि जो हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मुख्तलिफ स्कीम है, जैसे अगर हम पीएम अधिशक्ति स्कीम की बात करेंगे या इसके साथ साथ जो बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उसको उन स्कीम्स को भी इसमें जोड़ने की गुंजाइश रखी गई है। ये एक और प्लस पॉइंट है। तो आपका किस तरह का मैसेज रहेगा? नॉट ओनली दैट, इसमें दूसरा भी ये है कि ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत, वो और स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि क्या होता है हिंदुस्तान जैसी कॉम्प्लेक्स कंट्री में वन साइज फिट्स ऑल, कि जो स्कीम आप डिजाइन करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए या साउदर्न इंडिया के लिए या यूपी के लिए, वो आप दूसरी स्टेट के लिए भी डिजाइन करते हैं। हर एक स्टेट्स के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स अलग है, लिहाजा उस लिहाज से। और दूसरा ये कि सोशल ऑडिट एक लैप्स, मतलब मैं लैप्स नहीं मानूंगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस थी इसकी पूरे नरेगा की, एमजी नरेगा की, उससे ये इन लोगों ने और गवर्नमेंट ने और पॉलिसी मेकर्स ने ये सीखा कि इसको ऑडिट की भी जरूरत है जी। और ये कि इसमें जितना लीकेज है फंड्स में या कहीं कहीं ये पैसा गलत स्कीमों में भी, वो हमने भी देखा, ऐसा हो सकता है। किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे आखिर पे? तो मैसेज ये है कि इसमें फाइन ट्यूनिंग हुई है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेवारियां भी बढ़ रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए की जो पुरानी लायबिलिटीज हैं तकरीबन 14,000 करोड़ रुपया, उनको किस तरह से हम क्लियर करते हैं? देखिए, यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी है। जैसे सरकार ने अभी हमारे पास ये चेंजेस दे दिया, अभी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ये दे दिया। उसके बाद ग्राउंड लेवल पे जो देना है, तो ग्राउंड लेवल पे वाकई तौर जिम्मेदारियां मतलब बढ़ चुकी हैं, उन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो आपसे हम रिएक्शन चाहेंगे। आखिरी एक तो मैसेज भी इसी में आपका, ये बताइए आप नासिर साहब कि जो अभी मतलब ये है, तो किस हद तक आपको लगता है कि ये मददगार साबित हो सकता है फ्यूचर में दी मैशियत के लिए, पर्टिकुलरली एक लाइन में मैसेज? जी बिल्कुल, इससे ये होगा कि हमारा एक ही है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उसके अलावा हमारे जो ये प्लान्स बनेंगे वो मुकामी और मजबूत लेवल पे बनेंगे, ग्राउंड लेवल पे बनेंगे, और इसमें जो एक रियलिस्टिक प्लान्स बनेंगे और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक उनको काम भी मिलेगा और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। और जो इससे पहले थोड़ी कहीं पे कहीं फुकदान रहा है, निगरानी का फुकदान रहा है या अलम दरामद में कहीं कमियां रही हैं, उसमें भी इंशाअल्लाह। जनाब नासिर साहब, आपने दूरदर्शन न्यूज़ का अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी साहब, आपने दूरदर्शन न्यूज़ का अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शुमारे में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।